तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि आपके रेलवेज के एग्जाम के लिए ये क्लास चल रही है और ये एक मेरे द्वारा आप लोगों के जो रेलवे में 2024 में आपके एग्जाम होने वाले हैं उनको लेकर एक स्टार्टिंग है कि जो बच्चा इस साल रेलवेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़े और 9 बजे रोज रात को जीएस की पूरी तैयारी करे। राइट, तो इसी के साथ साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई रियली होप कि आप सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप लोग पूरी मेहनत कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। करेक्ट, तो आइए भैया क्लास को ज़रा स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करें ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा इनमें से किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा? 1946 में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 1946 में संविधान सभा का संगठन किया गया था। संविधान सभा का स्थापना बोल लीजिए या संविधान सभा का गठन बोल लीजिए, यह किया गया था। और इस संविधान सभा के गठन करने के बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग भी हुई थी। तो राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। राइट, संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो लास्ट यानी कि आखिरी मीटिंग थी वो कराई गई थी बेटा, हम लोग जानते हैं ना अच्छे से, कि 26 नवंबर 1949 को। राइट, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उस फर्स्ट मीटिंग में अध्यक्ष कौन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। सब लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक बार जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं बेटा, एक बार क्लास को जरा लाइक कर देंगे और बच्चे क्लास को एक बार बाकी बच्चों के साथ शेयर भी कर देंगे जिससे कि बाकी बच्चे भी क्लास में आ सकें। यस, राइट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अध्यक्ष। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा साहब टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। कौन से थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, क्योंकि केवल 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर राजेंद्र बाबू को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया एंड देन ही बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आगे चलकर ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और आपको मैं एक फैक्ट और बता देता हूं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। राजेंद्र प्रसाद जी एक लौते ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं, लौते ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार दो बार अपने टर्म को पूरा किया। एक तो होता है कि अपनी एक टर्म को पूरा किया यानी कि 5 साल की 2 टर्म्स को पूरा किया, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब भारत का संविधान बना तो संविधान को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था भारत के संविधान को बनाना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अराउंड 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए संविधान को बनाने में। क्वेश्चन यह है कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर की एक कमेटी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम क्या था? राइट आंसर इज बी आर अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। बी आर अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। अगर हम थोड़ा सा बी आर अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपसे
बी आर अंबेडकर के बारे में कुछ बात करूं तो बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा गया है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी आर अंबेडकर वही शख्स है जिन्होंने लगातार 3 बार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, ठीक है। साथ साथ अगर आपसे इस बारे में और बात करना चाहूं तो बी आर अंबेडकर वही इंसान है जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, राइट। बच्चा कह रहा है ये क्लास रिकॉर्डेड है, नहीं बेटा लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्यों होगी, राइट। और अगर रिकॉर्डेड है भी सही तो भी क्या फर्क पड़ता है, आपका मेन पॉइंट क्या है, आपका फोकस पढ़ने पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको 4 पेयर दिए गए हैं कि भारत का राष्ट्रीय सॉन्ग वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब यानी कि रोज, भारत का नेशनल एनिमल यानी कि टाइगर, भारत का नेशनल बर्ड यानी कि ईगल। इन चारों में से आपको कौन कौन से जो मैच दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग, वो इनकरेक्ट है। इन चारों में से कौन कौन से जो आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, वो मैच द फॉलोइंग क्या पूछे हैं, करेक्ट पूछे हैं, करेक्ट। तो बताइए कि करेक्टली मैच कौन सा होगा, करेक्टली मैच कौन सा होगा। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है और मुझे बहुत क्लियर आंसर देना है। देखो जब हम बात करते हैं हमारे यहां पर कि भारत का नेशनल फ्लावर कौन सा है, भारत का नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल फ्लावर रोज नहीं है, भारत का नेशनल फ्लावर है लोटस, भारत का नेशनल फ्लावर है लोटस, तो यह गलत हो गया। भारत का नेशनल बर्ड ईगल नहीं है, यह पिकॉक, क्या है बेटा, यानी कि यह है मोर, तो यह भी गलत हो गया। तो केवल फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, केवल फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो राइट आंसर इज कहां लिखा है, राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, करेक्ट। कि आप में से मुझे को यह बता पाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, बस इतना मेरे को बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली बार भारत के संविधान का विचार, पहली बार भारत के संविधान का विचार इन चारों में से किसके द्वारा रखा गया था कि भारत का अपना एक संविधान, भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यह बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया था, राइट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज एम एन रॉय, एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय ने यह बात बोली कि भारत की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। वो बात अलग है कि 1946 में संविधान सभा को बनाया गया, फिर भारत के संविधान को बनाने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, वो बात अलग है। बट यस द करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, अमंग द सोर्सेज ऑफ पावर, अगर मैं भारत के अंदर शक्ति के स्रोतों की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो इन चारों में से किस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इन चारों में किस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। आप मुझे जल्दी से और फटाफट से इसका आंसर दीजिए, आप मुझे जल्दी से और फटाफट से इसका आंसर देंगे, फिर हम उसके बाद जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, राइट आंसर इज कोयला, राइट आंसर इज कोयला। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि भारत में ये जो कोयला है, भारत में ये जो कोयला है, ये कोयला सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर पाया जाता है, ये कोयला सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर पाया जाता है, बताइए क्या आंसर होगा आपका कि सबसे ज्यादा कोयला कौन से, कि वो कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, बता पाएगा कोई? वेरी गुड, राइट आंसर इज झारखंड, राइट आंसर इज झारखंड के अंदर
भारत का सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अराउंड 27% के आसपास है, अराउंड 27% के आसपास है। इनमें से कौन सी सॉइल में आपको कॉटन कल्टीवेशन, इनमें से कौन सी सॉइल में आपको कपास की खेती होती हुई नजर आती है, या इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो कपास की खेती के लिए बेस्ट है, जो कपास की खेती के लिए बेस्ट है? देखो, हम जब ये भारत की बात करते हैं तो यहां पर हमें विंध्या की रेंजेस, यहां पर हमें सतपुरा की रेंजेस देखने को मिलती हैं। ये हमारी विंध्या की रेंजेस हैं, ये सतपुरा की पहाड़ियां हैं। यहां पर हमारा वेस्टर्न घाट है, दिस इज वेस्टर्न घाट। यहां पर हमारा ऐसे ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। इसके बीच का जो ये वाला एरिया है, इसके बीच का जो ये वाला एरिया है, ये है डेक्कन प्लेटू, ये है डेक्कन प्लेटू। ये जो डेक्कन प्लेटू एरिया है, यहां पर रेगर सॉइल पाई जाती है, यहां पर रेगर सॉइल पाई जाती है। यह रेगर सॉइल कपास की खेती के लिए बहुत शानदार होती है, और रेगर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। रेगर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। रेगर सॉइल में या ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करने का या मॉइस्चर को अपने पास सेव करने की जो कैपेसिटी होती है, मॉइस्चर कैपेसिटी, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके पास काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए बारिश के आने के बाद जो ब्लैक सॉइल है वो कपास की खेती के लिए बहुत शानदार काम करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये कपास की खेती हो रही है, इस प्रकार से कपास के एक एक रोई के टुकड़े को ऐसे निकालते हैं और फिर उसको बड़ा एक बनाकर कपास को पैक किया जाता है। आपको दिख रहा है अगर नीचे, तो ये मिट्टी काली मिट्टी है, इसे काली मिट्टी कहते हैं, जो ये कपास की खेती के लिए बहुत सूटेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ज्वारीय शक्ति के उत्पादन की अधिक क्षमता किसके पास है? पोटेंशियल जनरेशन ऑफ टाइडल फोर्स, जैसे टाइड्स और टाइड्स, टाइड्स का मतलब क्या होता है कि सूरज और चांद के ग्रेविटेशन की वजह से, सूरज और चांद के ग्रेविटेशन की वजह से समुद्र के पानी का ऊपर उठना और समुद्र के पानी का नीचे होना, टाइडल फोर्स की वजह से जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स, ज्वार भाटा को, ज्वार भाटा क्या बोलते हैं बेटा, टाइड्स आते हैं, टाइड्स, ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा। वो ज्वार भाटा से जो शक्ति बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी जाएगी, जनरेशन ऑफ टाइडल पावर किया जाएगा, वो इन चारों में से सबसे ज्यादा कहां पर अवेलेबल है? वो है सबसे ज्यादा अवेलेबल बेटा गुजरात कोस्ट पे। राइट आंसर इज सी, गुजरात कोस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल फोर्स ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से बिजली उत्पादन का संभावित क्षमता 10,000 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है, जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ कैम्बे कहां है भैया? गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात में है। मैं आपको मैप दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे होगे कि ये आपका गुजरात का मैप है। ये आपकी गल्फ ऑफ कच्छ है, ये आपकी गल्फ ऑफ, सॉरी थोड़ा मैं गलत बोल गया आपको। आप देख रहे होंगे बेटा, ये आपका यहां पर ये गुजरात का आपका मैप है, ये वाला जो साइड निकला हुआ है, ये आपकी गल्फ ऑफ कच्छ है, ये वाला गल्फ ऑफ कच्छ हो गया आपका, और ये आपका गल्फ ऑफ कैम्बे है, ये आपका गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे है, जहां पर सबसे ज्यादा टाइडल सोर्स की चीजें पाई जाती हैं। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में था बहुत ज्यादा, और उसी चीज को माइंड में रखते हुए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्वेश्चंस जरूर पढ़ने चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि भारत के अंदर अभी गोवा और उत्तराखंड में लगाया जा चुका है। तो गोवा और उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो यहां पर यूसीसी का जो आर्टिकल 44 है, जो कि डीपीएसपी के अंदर दिया गया भारत में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 44 अगर हम बात करें तो यूसीसी इक्वालिटी को या समानता को प्रमोट करने की बात करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे याद रखना है इसको कि 44 कि यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, ये दोनों एक ही आपके न्यूमेरिकल है, एक ही बेटा दोनों आपके क्या है बेटा, दोनों आपके एक ही डिजिट है, 4 और 4। इसीलिए जब मैं आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात कर रहा हूं तो आर्टिकल 44 आप दोनों के समानता से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्जिट्यूड्स, दो देशांतर रेखाओं के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच में इक्वेटर पर, यानी कि जैसे हम अर्थ में बात करते हैं एक प्लेस को एक पॉइंट आउट करने के लिए, एक प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लॉन्जिट्यूड्स देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, हम लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर, अभी आप ध्यान रखिएगा। जैसे मानो कि यह हमारी अर्थ है, ठीक है, यहां पर हमारा ये इक्वेटर है, दिस इज 0 डिग्री। ये इक्वेटर अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है, ये इक्वेटर अर्थ को नॉर्थ और साउथ के अंदर बराबर डिवाइड कर रहा है, इसलिए 0 डिग्री पर है। अब इसी प्रकार अगर मैं इसके पैरेलल कोई भी लाइन ऐसे करता हूं, कोई भी लाइन ऐसे खींचता हूं, जो लाइन अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है, इन लाइनों को लैटिट्यूड्स बोला जाता है। इन लाइनों को लैटिट्यूड्स या फिर अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, वहीं पर एक लाइन इमेजिनरी और भी होती है, यह भी हमारा अर्थ है। यहां पर हमारा है नॉर्थ पोल और यहां पर हमारा है साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, इस प्रकार की यह गेंद की तरह लाइन बनती है। ठीक है, तो जो लाइन अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रही है, जो लाइन अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है, उस लाइन को बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। उस लाइन को बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा, यानी कि देशांतर रेखा। ठीक है, अगर मैं ये इक्वेटर की लाइन, अगर मैं ये इक्वेटर की लाइन इसके बीच में यहां पर ऐसे खींच दूं, ठीक है, अगर मैं इसके इक्वेटर की लाइन इसके बीच में यहां पर खींच दूं और आपको एक पॉइंट समझाने का ट्राई करूं कि इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर है, क्वेश्चन ये तो पूछा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव देशांतर रेखाओं के बीच में इक्वेटर पर दूरी कितनी होगी, इक्वेटर पर दूरी कितनी होगी। ठीक है, जब मैं अगर नॉर्थ पोल की बात करूं और साउथ पोल की बात करूं, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पर ये देशांतर रेखाएं आकर मिल रही हैं, इन दोनों पर ये देशांतर रेखाएं आकर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0 किलोमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर 0 डिग्री होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, हम जब नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ये 0 डिग्री क्या है बेटा? ये 0 डिग्री इक्वेटर का लैटिट्यूड है। आप अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों रेखाओं के बीच में डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस कहां पर है बच्चे? इन दोनों के बीच में। और ये कितना होता है? ये होता है 111 किलोमीटर। ये होता है बेटा कितना? 111 किलोमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच में, जैसे कि ये आपको दिया गया है, राइट, अगर वो इक्वेटर पर है तो आंसर होगा 111 किलोमीटर। आंसर होगा 111 किलोमीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछता नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर तो आंसर आता 0 डिग्री। तो आंसर आता बेटा कितना? आंसर आता 0 डिग्री।
चलिए अगला क्वेश्चन 11वां। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर क्या बेटा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर? राइट आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी? इनमें से कौन से लीडर को या कौन से नेता को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है? इनमें से कौन से नेता को या कौन सी लीडर को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है? राइट आंसर इज लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि लाला लाजपत राय, लाला जी की मृत्यु 1928 में हुई थी। एक मूवमेंट में, एक आंदोलन में हिस्सा लेते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। आपने मुझे केवल यह बताना है कि वो मूवमेंट का नाम क्या था। आपने मुझे केवल यह बताना है कि उस मूवमेंट का, उस आंदोलन का नाम क्या था। सिंपल। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु 1928 में हुई थी। आप मुझे केवल यह बताएंगे कि बच्चे उस इवेंट का नाम क्या था। बताइए। राइट आंसर इज साइमन गो बैक। साइमन कमीशन को लेकर जो आंदोलन किया गया था, जहां पर नारा लगाया गया था कि साइमन गो बैक, उस समय लाला जी की मृत्यु हुई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इन चारों में से किसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग करी गई थी? फिशरीज, एग्रीकल्चर, डेयरी या नन ऑफ दीज? सर डेयरी से क्या मतलब आपका? डेयरी से मतलब बेटा दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाना। डेयरी से मतलब बेटा दूध की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। बताइए क्या आंसर होगा। देखो, फिशरीज के लिए था ब्लू रेवोल्यूशन, करेक्ट। एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, करेक्ट। डेयरी फार्मिंग के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। यह बताओ कि भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है, यह बताइए। भारत में अगर बात करें वर्ल्ड में तो आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन यह है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। वेरी गुड, राइट आंसर इज एमएस स्वामीनाथन। राइट आंसर इज एमएस स्वामीनाथन। अभी जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, उनकी एक मांग यह भी है कि एमएसपी को लीगल स्टेटस दें और स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको पूरे तरीके से लागू करें। अच्छा, आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं एक सेशन एमएसपी पर आप लोगों के लिए कर दूं? आप में से कौन कौन चाहता है बेटा कि एक सेशन एमएसपी पर, कि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी कौन लागू करता है, एमएसपी का मतलब क्या होता है? एक बार अगर आप चाहते हो तो बेटा यस कर दो एक बार कि यस सर। अगर आप चाहते हो कि मैं एमएसपी पर एक सेशन करूं तो एक बार प्लीज यस कर देंगे। बेटा रेड जो रेवोल्यूशन है वो जुड़ा हुआ है जैसे टमाटर को प्रमोट करने से, है ना। टमाटर लाल रंग का होता है ना, टमाटर को प्रमोट करने से जुड़ा हुआ है वो। बताइए, यस लिख दो तो मैं आपका जल्दी, ठीक है। एक काम करेंगे, कल मैं आपको ये वाला सेशन करा दूंगा कि एमएसपी क्या होता है और क्या आंदोलन चल रहा है, ठीक है ना। कल करेंगे इसको हम। वेरी गुड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रांस हिमालय? हिमालय का एक पार्ट है ट्रांस हिमालय,
आप मेरे को बताइए कि ट्रांस हिमालय में से इनमें से कौन सी रिवर निकलती है? ट्रांस हिमालय में से इनमें से कौन सी रिवर निकलती है? इसका मुझे आंसर देंगे आप, ठीक है? तो कल हम पहले ये वाला सेशन करेंगे और इसके बाद मैं आपको एमएसपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। रेड रेवोल्यूशन बच्चे ने पूछा था मुझसे अभी, तो बच्चे रेड रेवोल्यूशन एक तो टमाटर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, साथ साथ मीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी होता है, ठीक है? देखो, ट्रांस हिमालय से निकलती है इंडस, ट्रांस हिमालय से निकलती है इंडस। क्या है ट्रांस हिमालय? अगर हम बात करते हैं हिमालय की, तो यहां पर आपको काराकोरम रेंजेस, जस्कर रेंज और लद्दाख रेंज, ये हो गया काराकोरम रेंज, ये हो गया आपका जस्कर रेंज और ये हो गया आपका लद्दाख रेंज। इसके सामने आपका यहां पर हो गया कैलाश रेंज, यहां पर आपका हो गया है कैलाश रेंज, ठीक है? इसके बाद अब जब मैं नीचे आऊंगा यहां पर, तो ये आपका है ग्रेट हिमालयास, ये आपका मिडल हिमालयास, ये वाले आपके मिडल हिमालयास और ये वाले आपके शिवालिक्स, ये आपके शिवालिक्स यानी कि आपका ये लोअर हिमालयास, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है हिमालय का, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो जो ये कैलाश रेंज है जहां से इंडस रिवर निकलती है, कैलाश रेंज जहां से इंडस रिवर निकलती है, तो आंसर होगा मेरा बी। जैसे देख रहे हैं आप कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज कि ए वाली काराकोरम है, बी का है भैया, बी वाली लद्दाख है, सी वाली जस्कर है, ये डी कैलाश रेंज है और कैलाश रेंज से ही इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट। बेटा क्लास रोज ही होती है, ये क्लास मैंने स्टार्ट आप लोगों के लिए करी हुई है कि रोज रात को 9 बजे रेलवेज के सभी एग्जाम के लिए आपकी जीएस की क्लास चलती है और पूरे साल ये क्लास चलेगी, जिसमें आपको मैं एक ही क्लास में साइंस, स्टैटिक जीके, साइंस, स्टैटिक जीके, पूरा जीएस और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मैं करवाऊंगा रोज, ठीक है? बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? जो साइक्लोन्स हमें भारत में देखने को मिलते हैं, जो साइक्लोन्स हमें भारत में देखने को मिलते हैं, इन चारों में से कौन से कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे भारत का ये एक एरिया है, ये आपके हैं यहां पर आपका अरब सागर है, यहां पर आपका अरब सागर है और यहां पर आपके बंगाल की खाड़ी है, यहां पर आपके बंगाल की खाड़ी है, ठीक है? तो भारत में बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा आपको साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अरब सागर में साइक्लोन्स नहीं आते, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा साइक्लोन्स बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या है कि बंगाल की खाड़ी में हमारा जो ये आंध्रा कोस्ट है, हमारा जो ये आंध्रा कोस्ट है, सबसे ज्यादा आपको आंध्र प्रदेश के कोस्ट में साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। देखो ये मैप है आपका, ये वाला, अगर आप मैप देख पा रहे हो तो ये जो आपका एरिया, ये वाला एरिया, ये आपका पूरा का पूरा आंध्रा कोस्ट है, ये आपका आंध्र प्रदेश का रीजन है। सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एरिया में देखने को मिलते हैं, राइट? अगला, अभी हमारी जो भी क्लासें हुई हैं उनमें से आपको 3-4 क्लासेस की पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी है। हमारी जो क्लासेस हुई हैं अभी, आपको उनकी क्लासेस की पीडीएफ मिल चुकी है। जो क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिली है, मैं आपको आज क्लास के बाद जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं बनी मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सी नदी को पद्मा नदी कहा जाता है बांग्लादेश में। वेरी गुड। देखो पद्मा रिवर नाम दिया गया है, पद्मा रिवर नाम दिया गया है गंगा को, और जमुना नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र को। जमुना नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं और मेघना रिवर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, ठीक है, और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों मिलकर भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर गंगा का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों मिलकर भारत की सबसे बड़ी रिवर गंगा का फॉर्मेशन करते हैं। आपने मुझे कमेंट करके यह बताना है कि भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उस एरिया को या उस जगह को क्या कहा जाता है? उस एरिया को या उस जगह को क्या कहा जाता है? आपने मुझे केवल ये बताना है। बताइए क्या आंसर होगा, बोलिए। कि उस एरिया को जहां पर भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं, उस एरिया को, इस पॉइंट को बोलते हैं देवप्रयाग। उस पॉइंट को बोलते हैं देवप्रयाग। कि देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है और वहां से उनका नाम चेंज होकर बनता है गंगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, इनमें से कौन से संविधान से उसको बोरो किया गया? इनमें से कौन से संविधान से उसको बोरो किया गया? देखो, भारत की 7वीं सूची है उसमें आपको एक 7वीं अनुसूची में, यानी कि 7th शेड्यूल में आपको एक केंद्र की सूची मिल जाएगी, आपको एक राज्य की सूची मिल जाएगी और आपको एक समवर्ती यानी कि आपको एक कनकरेंट लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची वाला पॉइंट बोरो किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम बताइए, क्या था? बहुत सिंपल। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में इनॉग्रेशन हुआ, या इसकी आप मानो कि स्थापना हुई। 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अध्यक्ष थे। 1886 में दादा भाई नरोजी दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे। 1887 में बदरुद्दीन त्याबजी, 1887 में बदरुद्दीन त्याबजी, राइट आंसर इज बदरुद्दीन त्याबजी। 1887 इज द करेक्ट आंसर। अब एग्जाम में क्वेश्चन यह भी आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष का नाम बताइए। पहले विदेशी अध्यक्ष का नाम, या पहले फॉरेनर या फॉरेन प्रेसिडेंट का, जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, पहले विदेशी अध्यक्ष का नाम बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या आंसर होगा इसका? बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि इसका आंसर अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा? सिंपल सा एक क्वेश्चन है और साथ में बेटा सिंपल सा इसका आंसर आपने मेरे को देना है। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। राइट आंसर इज जॉर्ज यूल। राइट आंसर इज जॉर्ज यूल। 1888 में
इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, हाई इन्फ्लेशन, अगर किसी देश में उच्च मुद्रास्फीति है, अगर किसी देश में उच्च मुद्रास्फीति है तो सप्लाई ऑफ मनी, पैसे की आपूर्ति बढ़ेगी, पैसे की आपूर्ति कम होगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। एक रूल समझा रहा हूं, उस रूल को याद रखिएगा कि अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, ये रूल रट लीजिए, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है तो उस समय मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है तो उस केस में इन्फ्लेशन कम होगा। इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है। तो राइट आंसर इज, अगर मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है, कि हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, तो राइट आंसर इज मनी सप्लाई ज्यादा होगी। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यहां पर इन्फ्लेशन से उल्टा है, इन्फ्लेशन का अपोजिट है। इन्फ्लेशन में वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, और डिफ्लेशन में वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होगा? इन्फ्लेशन का उल्टा होगा डिफ्लेशन। अगला क्वेश्चन, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? पहला पॉइंट है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि मानो कि मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूं और मुझे मैनेजर ने नौकरी से निकाल दिया। अस्वेच्छा से बेरोजगारी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अस्वेच्छा से बेरोजगारी। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ दी है, अपनी मर्जी से नौकरी को छोड़ दिया, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि किसी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, देश की अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो इतना खराब हो चुका है कि उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, किसी जगह पर अगर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, किसी जगह पर अगर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्री में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, यानी कि स्वेच्छा से बेरोजगारी, यानी कि स्वेच्छा से बेरोजगारी पाई जाती है। मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी, पता नहीं किस प्रकार का ये कमेंट करते हैं लोग, भगवान जानता है कि क्या इनके मन में आता है और क्या ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं और इनको क्या लग रहा है कि मैं आंसर क्यों दूंगा इस बात का है। चलो भैया, एक पहले उड़ा चुका हूं हमारी चैनल से एक बंदा, एक और कम हो जाएगा, है ना। अभी मैंने अभी आज की क्लास में इससे पहले एक बंदे को ब्लॉक किया था, अभी एक और को ब्लॉक कर दिया। चल रहा है, ये ब्लॉक होते जाएंगे तो कोई बात नहीं, है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फेडरल टर्म भारत के संविधान में कहां पर लिखा हुआ है? फेडरल एक वर्ड है, फेडरल, है ना भैया। भारत के संविधान में फेडरल वर्ड कहां पर लिखा हुआ है? अच्छा, एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया एक यूनियन कंट्री है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इंडिया के संविधान में फ्रीडम फेडरल कहीं पर नहीं लिखा हुआ। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। तो पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 3 बात करता है बेटा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, भारत के संविधान के संशोधन के बारे में। प्रीएम्बल में कहीं लिखा नहीं हुआ, तो राइट आंसर इज डे। ध्यान रखना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि भारत के राष्ट्रपिता, एक बार एक इंसान को बुरा लग गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों दी गई है, तो उसने एक आरटीआई फाइल करी और पूछा सरकार से कि आपने किस बेस पर भारत के राष्ट्रपिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी बताया। तो वहां से आरटीआई से रिप्लाई आया कि किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई है। तो अगर आप में से कोई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ना मानना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह आपकी मर्जी है। 1915 में महात्मा गांधी प्रिसाइजली 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट के आते हैं, जिस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। एनआरआई डे मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे भारत में, जैसे हमारे भारत का ये साउथ इंडिया का कोस्ट है, हमारे भारत में दो प्रकार के मॉनसून आते हैं। एक मानसून आता है जून जुलाई में, जो जून में इसकी स्टार्टिंग होती है, वो जून में ऐसे केरला में एंटर करता है, और पूरे भारत में ऑलमोस्ट जाता है। इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून भारत का मेन मॉनसून है, जिससे खरीफ की क्रॉप्स को पानी मिलता है। खरीफ की क्रॉप्स या खरीफ की फसलें साउथ वेस्ट मॉनसून से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज, देखो, एंड ऑफ मे। अब देखो यार, कुछ लोग बोलते हैं कि जून में 1 जून को साउथ वेस्ट मॉनसून केरला को टच करता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 28 मई को आ जाए, या फिर वो 4 जून को आ जाए, या तो जून के पहले हफ्ते में आएगा, या मई के आखिरी हफ्ते में आएगा। तो मैं एंड ऑफ में यहां पर आंसर लगाना सही समझूंगा। मैं जून के मिड तक नहीं जाऊंगा। जून का मिड यानी कि 15 दिन आगे चले गए हम। 15 दिन में तो मॉनसून नॉर्थ इंडिया तक पहुंच जाता है। एंटर करने की बात थोड़ी हो रही है। बात समझ आई? चलिए, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जैसे आपको दिख रहा है ना ये कि हमारे ये भारत का मॉनसून है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो कि अरेबियन सी से भारत में एंटर कर रहा है। ठीक है, और यहां पर ये केरला के कोस्ट पर या तो एंड ऑफ मे पर पहुंचेगा, या फिर मिड, या फिर स्टार्टिंग ऑफ जून पर आएगा, है ना भैया। लास्ट अगला, सरकारिया आयोग का संबंध इन चारों में से किससे है? हम लोग सरकारिया कमीशन की बात कर रहे हैं। सरकारिया कमीशन की आपसे अगर बात करी जाए तो सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य के संबंधों को बेटर करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, 1983 में आरएस रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता के अंतर्गत सरकारिया कमीशन को बनाया गया। 1988 में सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट को सबमिट किया था। तो राइट आंसर इज बी। दो बातें आप लोगों से मैं दिल की करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार कि सर एसएससी प्लस रेलवेज 2024 में जो इनके अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं, 2024 में इनके जो अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं, हम उनकी तैयारी कैसे करें? क्या हम इन दोनों को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, मैं आप लोगों को आज एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। हमने एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिस बैच से आपका एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी आपको इस पे कराई जाएगी। ठीक है,
अगर आप लोगों को लगता है कि आप एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर आप एसएससी प्लस रेलवेज दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी सीजीएल का एक फाउंडेशन बैच है, एक फाउंडेशन बैच है, उसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए, उसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए। इसमें सीजीएल लेवल की आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पढ़ाई जाएगी, जिससे आपका एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको रेलवे का महापैक लेना चाहिए, फिर आपको रेलवे का महापैक लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाया तो क्यों सी कहां से मिलेगी। आपने हमारी वेबसाइट पर जाना है, आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। इस वेबसाइट में आपको वो सारे बैचेस, सारे कोर्स मिलते हैं जिससे आपका एग्जाम कवर होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका? सिलेबस कवर करना। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। अगर आप एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी कर रहे हो तो या तो आप एसएससी का महापैक ले लो या फिर आप एसएससी प्लस रेलवेज का महापैक ले लो। एसएससी प्लस रेलवेज के महापैक में आपको एसएससी और रेलवेज दोनों के सारे बैचेस मिल जाते हैं। मैं जो आपसे फाउंडेशन बैच की बात कर रहा था, वो फाउंडेशन बैच आपको एसएससी और रेलवेज के महापैक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप केवल रेलवेज की बात कर रहे हो तो ऑल कोर्सेस रेलवेज, फिर रेलवेज का महापैक, ये आपका रेलवेज का महापैक है, ये आपका एसएससी प्लस रेलवेज का महापैक है। एसएससी और रेलवेज के महापैक जो दोनों कंबाइन है, उसमें आपको एसएससी और रेलवेज दोनों के सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। सर डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे Y724, अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करते ही आपको यह कोर्स 1839 रुपए का, यह कोड लगाते बेटा आपको यह कोर्स केवल 1839 रुपए का आपको यह बैच मिल जाता है। कोड लगेगा Y724, कोड लगेगा Y724। सो Y724 डिस्काउंट कोड लगाकर आप एसएससी के महापैक में, एसएससी प्लस रेलवेज के महापैक में, या फिर केवल रेलवेज के महापैक में, या फिर किसी भी ओनली बैच में, लाइव बैच में आप लोग जुड़कर Y724 लगाकर 80% के आसपास का डिस्काउंट पा सकते हैं। जो भी आप कोर्स में एनरोलमेंट करोगे, ट्राई करना कि एप्लीकेशन से करो। एप्लीकेशन से आपको ये 1839 का बैच 1700 के आसपास का पड़ जाएगा, यानी कि आपको कुछ कॉइंस मिलते हैं ऐप में, उससे फीस और कम हो जाती है। अगर आप मेरा कोड लगाओगे और किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करोगे तो मेरी तरफ से आपको गाइडेंस और मेंटरशिप एज अ गिफ्ट फ्री, और साथ साथ आपको 1000 MCQs की ई बुक, आपको 1000 MCQs की ई बुक मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट। राइट, चलिए तो बच्चे आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल दोबारा रात को 9 बजे और करेंगे तैयारी। जय हिंद, बाय बाय। चलिए।